तो अब चलिए हम बात करते हैं, कल जो हमने पढ़ चुके थे हम जो कहते हैं कॉस ऑफ पीरियोडिसिटी। कॉस ऑफ पीरियोडिसिटी, एटॉमिक साइज, जैसे कई लोग रेडियस ही बोलते हैं, और आयोनिक साइज, और इन सब का हम ट्रेंड भी रीड कर चुके थे। जिसने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी है, उसमें नहीं देखा यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे जाएं, प्ले लिस्ट में चेक करना, पूरी प्ले लिस्ट मिल जाएगी। इसमें आपको सारी वीडियो बहुत बेहतरीन तरीके से मिल जाएंगी। और मैं पहले कल बता चुका हूँ कि नोट्स की आपको टेंशन नहीं है, मैक्सिमम नोट्स मैं बनाते जाऊँगा। और अगर जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे, कोई क्वेश्चन होंगे, वो मैं एक ग्रुप जो दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैं तुम्हें सेंड कर दिया करूँगा, ताकि बहुत बेनिफिट रहेगा है और काफ़ी ज़्यादा रहेगा, अच्छा ज़्यादा है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले वो है, धीमे धीमे सारी बातें करेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अब इसे बहुत ढंग से समझना, अच्छी समझना कि कर इसका मतलब है क्या आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो, सबसे पहले हमें सिंपल समझना कि हमारे पढ़ाने का तरीका ये है कि सबको में से पूरी मीनिंग निकाल लेते हैं। आखिरकार तुम्हें सीधा नाम देखना है, सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। इसलिए जो हमारी कोचिंग में बच्चे पाते हैं 90+ वो बच्चे पाते हैं जो एवरेज होते हैं 9th में, 8th में, बाकी सब क्लासेस में। इसलिए मैंने अब वीडियो अपलोड करनी स्टार्ट कर दी यूट्यूब पे, ताकि आप सबको ही बेनिफिट रहे। कोचिंग का टाइम होने वाला है, उससे पहले मैंने सोचा कि आपके लिए वीडियो बना दें, ताकि 10th क्लास के लिए बेनिफिशियल रहे। तो चलो हम आपको बता दें कि आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। अच्छी बात यह है कि 11th क्लास में भी टॉपिक कवर किया गया, वहाँ ज़्यादा डिटेल में कवर किया गया है। तो अगर वहाँ से कोई कवर अप करना, वहाँ से भी कर लेना, लेकिन तुम्हारे हिसाब को जो पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पढ़ाने होगा। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे आयोनाइजेशन के बारे में, क्योंकि अगर कोई शब्द आया तो सबसे पहले हम समझना चाहिए आयोनाइजेशन। और सबसे मेन बात यह है कि अगर तुम कुछ पढ़ रहे हो तो सबसे पहले ये जानो कि क्यों पढ़ रहे हैं, उसकी क्या ज़रूरत है, वो टॉपिक क्या कहना चाहता है। देखो, अगर कोई भी टॉपिक पढ़ने वाले, सबसे पहले उसकी जो हेडिंग लिखी ना, उसका मतलब समझो कि हेडिंग क्या कहना चाहती है। अगर हेडिंग ही तुम नहीं पढ़ पाओगे ढंग से, तो फिर कैसे तुम्हें समझ में आएगा। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आयोनाइजेशन क्या। देखो, आयोनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आयंस का फॉर्मेशन होता है। तो जो आयोनाइजेशन बना है वो बना है आयन से, और आयंस दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं कैटाइंस और एक होते हैं एनाइंस। कौन कौन से होते हैं? कैटाइंस होते हैं, एनाइंस होते हैं। कैटाइंस वो होते हैं इनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। एनाइंस वो होते हैं जो इनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। तो सिंपल सा हमें समझना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। तो अगर तुम समझ रहे होगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जब किसी आइसोलेटेड मतलब सिंगल एटम को आयंस बनाया जाता है। तो इसमें हमें सिंपल समझना बोलना कैटाइंस के बारे में। एनाइंस बनाने के लिए दूसरी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या फिर बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो 11th क्लास में आके थोड़े थोड़े इसके नेम चेंज होने लगते हैं, इनकी मीनिंग भी थोड़ी चेंज होने लगती है। तो इसमें हमें सिंपल सा पढ़ना है कि आखिरकार की आयंस, कैटाइंस की आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। अगर कोई डेफिनेशन लिखना चाहे तो सिंपल सी लिख लेना कि अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove an electron from an isolated gaseous atom of an element is known as ionization energy of the element। देखो, सिंपल सा कहने का मतलब, अगर हम कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर हमने मान लिया सोडियम, हम सोडियम, देखो जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट होते हैं, जैसे एस ब्लॉक वाले, जैसे सोडियम हुआ, पोटेशियम हुआ, इन सब की आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में हम लोग ज़्यादा डिस्कस करते हैं। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, वो हम राइट हैंड साइड वाले जो फ्लोरीन, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे हमने देखा सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11। अगर तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो हो जाएगा 281। इसका मतलब ये के सेल है, ए एल सेल है और ए है एम सेल में, के एल एम। तो इसका मतलब है कि आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है, अगर चलो इसमें से हम और अच्छे से बनाते हैं, जैसे सोडियम है,
ये देखो सेंटर में न्यूक्लियस है, ये पहले एक के है, ये एल है और ये एम है। तो हमने बता दिया कि इसके आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके में 8 होते हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8 इसके आखिरी में होते। इसका मतलब ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए यूज होगी। मतलब इस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे अब हम लोग कुछ वर्ड हैं, कई लोग बोलते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, कई लोग बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन और कई बोलते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन। इन तीनों का मतलब एक ही है, सबका मतलब एक ही होता है, इसमें इतना टेंशन नहीं है। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में बचा है उसको निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आखिरकार इसका मतलब है कि हमें आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा देनी पड़ती है किसी भी सिस्टम को, मतलब किसी भी एटम। जैसे मान लो इस एटम को निकालने, इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, अभी तो थियोरेटिकल बात कर रहे हैं, अभी उसमें नहीं जा रहे हैं कि डायरेक्ट वैल्यू नहीं बताएंगे। तो मतलब हमने इसको निकालने के लिए हमें एनर्जी दी है 10 जूल। हमने क्या कहा है कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमने दी है 10 जूल। इसका मतलब है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो होगी -10 जूल। केमिस्ट्री हमेशा याद रखना, जब हम एनर्जी देते हैं तो नेगेटिव आता है और जब एनर्जी रिलीज होती है तब पॉजिटिव आता है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना कि आखिर इसका कहने का मतलब क्या होता है। तो इतनी सी अगर तुम्हें बात समझ में आ गई तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे जहाँ भी समझ में नहीं आए तो आराम से बताते जाना, उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब है जब एनर्जी किसी सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं तो नेगेटिव की लेते हैं, और जब किसी उसमें से एनर्जी निकलती है तो उसे हम पॉजिटिव मानते हैं। तो इतना हम लोग समझ चुके हैं कि आखिरकार आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब जैसे इसका तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी, जैसे देखो ये जब इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएगा तो आखिरकार ए सेल बचेगा कि नहीं। अगर इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है, इसका मतलब है कि इसमें से तुम कोई एक इलेक्ट्रॉन निकालो। तो इसकी ये आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड होगी, A1 होगी। तो ये हमेशा याद रखना, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा इसके मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होता है। इसका मतलब होता है जैसे जैसे तुम पास में आते जाओगे वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो अगर तुम्हें सिस्टम से एक सिंपल सा याद रखना हो तो ये रखना कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। कल हमने बोला था कि बेटा एटॉमिक रेडियस बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि उसका बहुत जगह यूज होता है। तो हमेशा याद रखना कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो सबसे कम होती है, उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड होती है, फिर आयनाइजेशन थर्ड होती है और फिर डॉट डॉट जितनी भी तुम्हें निकालनी हो। तो हम लोग सबसे पहले समझे कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। अब देखो हमें जो इतना समझ गए हैं, अब जो हम आगे बढ़ते हैं वो बढ़ते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। सबसे सिंपल सी बात है कि आखिरकार इसकी यूनिट क्या होती है। वैसे देखो यूनिट जो है कोई भी दुनिया की कैसी भी एनर्जी उसकी यूनिट होती है जूल। कोई भी कैसी भी यूनिट होती, कोई भी एनर्जी हो उसकी यूनिट होती है जूल। जैसे जितने भी फोर्स होते हैं उन सब की यूनिट होती है क्या, न्यूटन। ऐसे ही जो एनर्जी होती है उनकी यूनिट होती है जूल। लेकिन इसको हम लोग लिखते हैं, जो एक्सप्रेस करते लिखते हैं किलो जूल पर मोल। इसका जैसे लिख लेते हैं तो वो लिख लेते, इसकी जो यूनिट लिखते हैं वो लिखते हैं किलो जूल पर मोल में। और कई कई लोग इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी लिखते हैं। उसकी भी एक सिंपल सा है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एक एनर्जी की ही यूनिट है, उसको भी कई लोग इसमें लिखते हैं इलेक्ट्रो वोल्ट पर एटम। तो इसे बोलते हैं EV से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इन दोनों में सिंपल सा एक रिलेशन जिसे आराम से आप सबको याद करना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम जो होता है उसकी वैल्यू, देखो इसकी वैल्यू याद रखना क्योंकि कभी कभार एग्जाम में भी ये लोग पूछ लेंगे। वो होगी 96.5 किलो जूल पर मोल। 96.5 किलो जूल
पर मोल। अगर इसमें परेशान हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, ये तुम्हारा इसका पार्ट नहीं है। केमिस्ट्री में समझना कि अगर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, उसका कैसे कैसे ट्रेंड चलता है, तो इतना ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, क्या मतलब क्या क्या दो कौन कौन सी चीज़ हैं जिसके ऊपर ये आयोनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। तो सबसे पहले जो है उसका नाम है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज पहला है। एटॉमिक साइज पे सबसे ज्यादा डिपेंड करती है। जो एटॉमिक साइज अगर याद रखना है तो याद रखना है कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज को कई लोग एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे एटॉमिक रेडियस घटती जाएगी वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी। और जो दूसरा होता है वो होता है न्यूक्लियर चार्ज। क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज से तुम्हें सिंपल सा समझना है, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज से तुम्हें सिंपल सा एक कहानी समझनी है, वो है एटॉमिक नंबर। क्या समझना है? एटॉमिक नंबर। न्यूक्लियर चार्ज अगर वैसे रियल में समझना चाहे तो वो है कुछ नहीं है, पॉजिटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो किसका होता है? वो होता है प्रोटॉन का। इसका मतलब ये है कि जिसके पास जितने ज़्यादा प्रोटॉन होते जाएंगे उसका उतना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता जाएगा। न्यूक्लियर चार्ज का सिंपल सा कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस में जितना चार्ज होता है उसी को हम न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और न्यूक्लियस किसी भी न्यूक्लियस में दो ही चीज़ पाई जाती है, एक प्रोटॉन दूसरे न्यूट्रॉन। और जो हम लोग सब जानते हैं कि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज अगर किसी की वजह से है तो किसकी वजह से है? प्रोटॉन की वजह से। अब दोनों चीज़ों को हम समझाते हैं। अगर इस प्रोटॉन के बारे में हम लोगों ने क्यों न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात की है, कल भी हम बता चुके। जैसे अगर मान लो सोडियम हमने फिल किया कि सोडियम 281, सिंपल सा एक गोला, दो गोला और तीन गोला। मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन इसके बीच में जो अट्रैक्शन होता है वही डिसाइड करता है कि आखिरकार उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। देखो सिंपल सी कहानी ऐसी है। अब मैं थोड़ा अपने तरीके से तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि दोनों चीज आखिरकार कैसे से डिपेंड है। देखो देखो इस तरीके से समझो। जैसे मान लो Na सोडियम है, इसका है 281। इसके हम सबसे पहले इसके बना लेते हैं 1 2 और 3। 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। पहली बात हमेशा याद रखना कि जो लोग बोलते हैं केमिस्ट्री रटी जाती है तो सबसे घटिया बात यही बोलते हैं। उसका कहने उनका इतना ही होता है कि उन्हें केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। और जिससे अगर केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही इसका समझ है कि वो दिमाग से थोड़ा कमज़ोर है, वो विजुलाइजेशन उसकी पावर अच्छी नहीं है। जिसकी विजुलाइजेशन पावर अच्छी नहीं होती है केमिस्ट्री समझने में उसी को ही दिक्कत होती है। तो केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। देखो एक्सेप्शन आते रहते हैं, वो सिंपल सी बात है कि कहीं ना कहीं आ जाते हैं। तो हम लोग समझने वाले कि आयनाइजेशन एनर्जी आखिरकार होती है क्या। जैसे हमने सोडियम का लिख लिया 281, हमने उसके पूरे सेल बना लिए हैं। देखो आयनाइजेशन एनर्जी हमने अभी तुम्हें सिंपल से डेफिनेशन बताया कि इस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। देखो पहला एक एटम है कि पहली कंडीशन है कि इन दो इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव में हम सब लोग जानते हैं वो अट्रैक्शन ही होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन। तो आखिरकार तुम्हें एक सिंपल सा लॉ याद रख लेना कि जो अट्रैक्शन है, यहाँ अट्रैक्शन ही एक प्रकार का बॉन्ड या फोर्स भी बोलते हैं। अट्रैक्शन जो मान लो वो है कि उसकी वैल्यू है कि पॉजिटिव। देखो इसमें मान लो क्या कि न्यूक्लियर चार्ज और Q न्यूक्लियर चार्ज और Q इलेक्ट्रॉन चार्ज अपॉन R स्क्वायर। जो R स्क्वायर ये है एटॉमिक साइज। अगर तुम सिंपल से इतना देख रहे होगे कि अगर एटॉमिक साइज बढ़ती जाएगी, अगर एटॉम देखो सुनो सिंपल से लिख लो F इक्वल टू हो जाएगा K Q E अपॉन R स्क्वायर। तो सिंपल सा ये है कि ये देखो इसकी वैल्यू तो हर जगह कांस्टेंट होती 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम।
इतना सिंपल सा बात नहीं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, मतलब एटॉमिक साइज। सिंपल सा है कि अगर नंबर प्रोटॉन मतलब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा अच्छा होगा, और अगर एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। इतना सिंपल सा अगर ये वाला लॉजिक तुम्हें समझ में आ गया है तो तुम्हें पीरियोडिक ट्रेंड बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आखिरकार हमने दो चीज़ों पर डिपेंडेंसी दिखा दी है कि न्यूक्लियर चार्ज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी क्या होगी, जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू घटेगी, लेकिन जब इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू भी बढ़ती। ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं, तो सिंपल से याद रखना कि आयनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। दो चीज़ों पर डिपेंडेंसी हमने देख चुके हैं। अब हम इसके कुछ ना कुछ क्या पढ़ते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड। अब यहाँ से थोड़ी देखो पीरियोडिक ट्रेंड, हमें किस चीज़ के बारे में पढ़ना, वो हमें पढ़ना है पीरियोडिक ट्रेंड। मतलब पीरियोडिक ट्रेंड कौन सा होता है कि ऊपर से नीचे जाने पे क्या होगा और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे क्या होगा, हमें उस चीज़ के बारे में पढ़ना है। देखो सिंपल सा कर, जो तुम्हें लॉजिक याद रखना है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो टॉप टू बॉटम जो होती है वो डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम क्या होती है, डिक्रीज होती है। और लेफ्ट हैंड साइड से टू राइट हैंड साइड जब हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज होती है। क्योंकि जब टॉप से बॉटम जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है, लेकिन जो एटॉमिक साइज होता है वो ज़्यादा डोमिनेंट होता है। तो अगर इसमें सिंपल सा एक तुम रीजन लिखना चाहो कि आखिरकार इन ग्रुप मतलब टॉप से बॉटम जाने पर ऐसा क्यों होता है, तो सिंपल सा याद लिख लेना कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज बिकॉज देखो इसे लिखो बिकॉज एटॉमिक साइज इज मोर डोमिनेंट देन न्यूक्लियर चार्ज। क्योंकि जब टॉप से बॉटम जाते हैं तो तुमने देखा होगा कि वन सेल ऐड होता जाता है, वन सेल ऐड होता जाता है, जिसकी वजह से इतना हमें पे इफेक्ट देखने नहीं पड़ता। लेकिन जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड हम जाते हैं तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, वो क्या है, वो हमें देखने को मिलती है कि ये इंक्रीज होती बिकॉज एटॉमिक साइज डिक्रीज। देखो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे एटॉमिक साइज भी डिक्रीज हो रही है एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। इतना सीधा सिंपल सा रीजन लिख लेना, तुम्हारे लिए बहुत काफ़ी है। मतलब टॉप से बॉटम जाते हैं तो ये डिक्रीज होती है और लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं तो इंक्रीज होती है। तो अगर तुम्हें सिंपल सा एक ट्रेंड बता दें कि अगर आखिरकार हमने बोला था कि तुम्हें एटॉमिक साइज अगर अच्छी समझ में आ गई है तो बाकी सब चीज़ें तुम्हें समझ में आती जाएंगी। तुम्हें याद रखना है, ऐसा ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। बस मैक्सिमम चीज़ इसी से होती जाएंगी। इतनी तुम चीज़ याद रख लेना, बाकी हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। तो इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जब एटॉमिक साइज ज़्यादा होती, जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगी तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। और जब इसकी वैल्यू घटेगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो हम लोगों ने इतनी सिंपल सी चीज़ देख ली है कि आखिरकार के आयनाइजेशन एनर्जी कैसे होती है। लेकिन एक सिंपल तुम जानते हो, अगर तुम केमिस्ट्री, इसका मतलब ये है कि
टॉप से बॉटम जाओगे तो आयनाइजेशन इंक्रीज डिक्रीज होती है। इसका मतलब है कि लिथियम की ज़्यादा है, सोडियम की उससे कम है, उससे ज़्यादा पोटेशियम की, और डॉट 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 है। और अगर जैसे तुम टॉप से बॉटम जा रहे हो तो ऐसे होगा। अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जा रहे हो तो ऐसे होगा कि लिथियम। अब देखो यहाँ जो पीरियड में होता है वो उसमें एक एक्सेप्शन आते हैं। टॉप से बॉटम जाने में कोई एक्सेप्शन नहीं होते हैं, लेकिन जब हम पीरियड में मूव करते हैं तब एक्सेप्शन आते हैं। इसका एक्सेप्शन जो देखने की बात ये है कि जहाँ जहाँ जिसके आखिरी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या हो, 2, 5 और 8, अगर इनके तुम्हें देखने को मिलेंगे तो यहाँ एक्सेप्शन पाया जाता है। एक्सेप्शन इसलिए पाया जाता है, 11th क्लास में इसका बताया स्टेबिलिटी से इसका रिलेशन है। तो ये नहीं सोचना कि 10th क्लास में भैया ने और कुछ पढ़ा दिया था, गलत पढ़ा दिया था। 11th क्लास में बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। तो इसका मतलब है अगर देखना चाहो तो तुम ऐसा देखोगे कि जो लिथियम होता है, अब हम लोग पीरियड में आ रहे हैं कि लिथियम होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है। किसकी होती है? उसकी एनर्जी, वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होती है। उसके बाद आता है बेरिलियम आना चाहिए, लेकिन यहाँ आता है बोरॉन, फिर आता है बेरिलियम। अब देखो क्योंकि इसमें हमने देखा कि इसके आखिरी में कितने थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। जो देखो एक्सेप्शन आने का कारण ये है कि इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तुम देखोगे, इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो है 3 और इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है 2। इसका मतलब है कि जिसके आखिरी में 2, 5 या 8 आए, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती देन कंपेरेटिव तो उसके बगल वाले से। तो लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, और फिर इसके बाद जो आगे ग्राफ बढ़ेगा वो बढ़ेगा कि हम लोग इतना पढ़ चुके फिर आया कार्बन। और फिर तुम्हारे हिसाब से यहाँ क्या आना चाहिए? तुम्हारे हिसाब से यहाँ आना चाहिए नाइट्रोजन आना चाहिए, लेकिन यहाँ आएगा ऑक्सीजन। और फिर आएगा नाइट्रोजन, क्योंकि जो हम लोग देखते हैं कि नाइट्रोजन जो देखो ये होता है ना, ये वाला, इसके आखिरी में जो देखने को मिलते हैं वो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हम देखते हैं कि इसके आखिरी में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर आता है फ्लोरीन, और फिर आता है नियोन। ये वाला एक्सेप्शन तो हमेशा याद रखना, क्योंकि कई बार एग्जाम में एक्सेप्शन ही पूछे जाते हैं। तो अगर तुम्हें देखना तो सिंपल सा लिखना कि लिथियम, फिर बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लूओन, नियोन। तो आखिरकार तुम्हें देखने को मिलेगा कि तुम्हें इसमें एक्सेप्शन देखा तुमने, क्योंकि इसके आखिरी में 3 है, और तुमने इसके आखिरी में देखा 5 है, और इसका तो जो आखिरी है इसके आखिरी में तुम देखोगे तुम्हें 8 देखने को मिलेंगे। इतना सिंपल सा मतलब जिसके आखिरी में 2, 5, 8 है वहाँ एक्सेप्शन तुम्हें देखने को मिलता है। वो होता है स्टेबिलिटी वजह से, ड्यू टू हायर स्टेबिलिटी। वो अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे। इतना देखो, अगर तुम इसमें देखना चाहोगे तो उसमें तुम्हें देखेगा कि देखो, अगर तुम लिखना चाहोगे ये तो है सेकंड वाले में, तुम थर्ड वाले में लिखोगे तो उसमें सोडियम, उसके बाद जो तुम्हें देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लूओन, नियोन, सोडियम, देखो मैग्नीशियम आएगा यहाँ, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, देखो सिलिकॉन, हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। मतलब आखिरकार तुम्हें ये वाला सिस्टम याद रखना है कि आखिर कैसे कैसे इसने डिफाइन किया है। इतनी सी चीज़ तुम्हारे दिमाग में शायद क्लियर हो गई होगी और बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ गई होगी। आर्गन इतना सब सिंपल सा हो गया है। अब जो हम लोग पढ़ने, देखो अब एक इसमें और अच्छी बात है, वो बताने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, जो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो नोबेल गैस की। ये एक्सेप्ट देखो सबसे ज़्यादा नोबेल गैस की होती है। फिर जो बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में होता है, जैसे इसे कई लोग हैलोजन ग्रुप के बोलते हैं, उनको होती है।
और जो सबसे कम होती है वो होती है मतलब जो एस ब्लॉक के होते हैं पहले ग्रुप में होते हैं। इसका मतलब नोबेल गैस की सबसे ज़्यादा, फिर आती 17 गैस, फिर 17, फिर ऐसा पूरा क्रम चलता जाता है। सबसे जो कम होती है वो हमें देखने को मिलती है, वो मिलती है हमें फर्स्ट ग्रुप वालों की। तो इतना हमें सिंपल सा एक्सेप्शन याद रखना है कि आखिरकार कैसे क्या सिस्टमेटिक तरीके से वर्क किया गया है। इतनी चीज तुम्हारी होगी क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये है कि अल्कली मेटल, देखो जो हाईएस्ट है वो इसकी है, जो लोवेस्ट है वो है अल्कली मेटल की, इसकी लोवेस्ट होती है। जैसे अल्कली मेटल में अगर तुम एग्जाम्पल देखने को रहेंगे तो वो रहेंगे क्या, जैसे हमने लिख लिया मैं सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, इतना सब है। और नोबेल गैस में जो तुम आओगे एर्गॉन, क्रिप्टॉन, ये सब उसी में आते हैं। इतना सिंपल से तुम्हें देखने को मिल गया होगा। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या है, वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यहाँ तक शायद किसी को कोई डाउट्स भी नहीं होगा, कोई परेशानी भी नहीं होगी। अगर किसी को दिमाग में कोई डाउट्स आए तो बता देना, मैं और अच्छे से उसे क्लियर कर दूंगा। यहाँ तक काफ़ी मज़ेदार। देखो अब सिंपल सा आखिरी में हम एक पूरा विजुलाइज करके बताएं तो इतना याद रखना कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे इंक्रीज होती है, और टॉप से बॉटम जाने पे जो होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। बस इतनी सी चीज़ तुम्हें याद रखना। एक्सेप्शन तो हमेशा आते रहेंगे, थोड़े बहुत एक्सेप्शन भी याद रख लेना।